अच्छा जी, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इनको ज़रा समझना है। तो डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए दो चीज़ें पहले क्लियर कर लें। एक चीज़ होती है हमारे पास डेटा और दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन का फ़र्क आप लोगों को पता होगा, पहले पढ़ चुके होंगे। क्या फ़र्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में? कोई फ़र्क होता है? ZGHI ये सब डेटा है। अच्छा चले, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आपको पता है ये डेटा होता है, और उस डेटा को अगर हम प्रोसेस करके उससे कोई यूजफुल चीज़ निकाल लें तो वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली यही है कि आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाता है और आप उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उससे क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। उसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल जो हमारे पास टारगेट होता है, असल जो हमारे पास आउटपुट होता है वो होती है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है डेटा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप सब लोग क्लास में इंटर हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ कि सबके नाम लिखूँ और उनके आगे उनका टाइमिंग लिख लूँ, तो मेरे पास एक लिस्ट सी बन जाएगी जिसमें क्या होगा? स्टूडेंट का नाम और टाइमिंग होगा। अब ये आगे मेरे पास डेटा। अब इस डेटा से मैं क्या कर सकता हूँ? इस डेटा से मैं ये कर सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि भाई सबसे पहले कौन आया, सबसे आखिर में कौन आया, एवरेज टाइमिंग क्या है, ठीक है। फिर मैं ये करूँ कि हर क्लास का ये डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दूँ। आज की क्लास, कल की क्लास, फिर नेक्स्ट वीक की क्लास, फिर उससे नेक्स्ट वीक, पूरे सेमेस्टर की डेटा कलेक्ट कर लूँ। तो फिर मैं ओवरऑल पूरे सेमेस्टर के लिए बता सकता हूँ कि भाई कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे आखिर में गया, ऑन एवरेज कौन किस टाइम पर आया, कितनी देर क्लास हुई। इस तरह की बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं उस डेटा से गेट कर सकता हूँ। तो असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा का होना ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये समझ। अब दूसरी बात ये समझें कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती तो है डेटा से, लेकिन उसके लिए डेटा को प्रॉपरली स्टोर करना ज़रूरी है। यानी अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स हों, जैसे कि हमें बुक्स खरीदने का बड़ा शौक होता है, पढ़ते तो नहीं हम, लेकिन खरीदने का बड़ा शौक होता है, तो वो बुक्स हमने बहुत सारी खरीदी हैं। सपोज मेरे पास 500 बुक्स हैं। अब मैं वो बुक्स अपने पास घर में जाके किस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम वो दादा जान के ज़माने का एक संदूक लें और उसमें सारे बुक्स रखें और उस संदूक को बंद कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? बुक्स बची रहेंगी, नुकसान ये होगा कि जब कुछ निकालना होगा तो पता नहीं होगा कौन सी किताब की तरह। अच्छा, फ़ायदा तो ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी, फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ी, फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ी, फेल हो गए, अब आप एक्सपेल हो गए, तो आप वो संदूक उठा के दूसरी यूनिवर्सिटी आराम से जा सकते हैं, है ना। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब एग्जाम से एक दिन पहले आपको बुक पढ़ने की जरूरत महसूस होगी तो आप जब उसमें से बुक ढूंढेंगे तो ढूंढना बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वो संदूक के अंदर बुक्स की अरेंजमेंट से रखी है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको जो है वो तमाम बुक्स निकालनी पड़ेंगी, फिर उनके ऊपर आप जब बुक ढूंढेंगे तो उसमें हो सकता है तुक्के में पहली बुक ही निकाला, हो सकता है कि तमाम बुक्स निकालनी पड़े। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये बात समझें कि डेटा से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि डेटा को प्रॉपरली मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाए, ठीक है। मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के जो मेथड्स होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का जो ये कोर्स है इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और वो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे एरे डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है, या ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक्स है, क्यूज है। ये बेसिकली मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करने के तरीके हैं, क्योंकि जिस तरह डेटा स्टोर होता है उसी से डिफाइन होता है कि इस डेटा पे क्या क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और वो ऑपरेशन कितने फास्ट होंगे, सही है। तो जनाब ये एक्चुअली इस कोर्स के अंदर हमें डिस्कस करना है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो होता है डिजिटल फॉर्म, 1010 की फॉर्म में। कोई वीडियो हो, म्यूजिक एल्बम हो, कोई फोटो हो, आप मैप देख रहे हैं मोबाइल पे, या किसी भी किस्म का कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं,
वो जिस डेटा पे कर रहे होते हैं ना, वो डेटा होता है डिजिटल फॉर्म में 1010 की फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब और आपको पता है कि मेमोरी के अंदर डेटा किस तरह स्टोर होता है, ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा। अभी आप लोगों ने काओ या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कोर्सेज, मुझे नहीं पता पढ़ेंगे नहीं पढ़े, तो जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बिट्स होती हैं। बिट्स के अंदर, हर बिट के अंदर या तो 1 या 0 स्टोर होता है, फिर वो बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, फिर वो बाइट्स जो हैं वो ब्लॉक्स की फॉर्म में मेमोरी के अंदर मौजूद होती हैं, फिर उनके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है 1010 यानी बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में। तो मेमोरी के अंदर डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होता है। अब अगर हम डेटा को मेमोरी के अंदर किसी और तरीके से स्टोर करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी का यही स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हुए हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने होते हैं, और ये चीज़ हमें जहन में रखनी पड़ती है कि ये जो हमारा डिजिटल डेटा है ये इनकोडेड होता है। इनकोडेड होने से मुराद 1010 की फॉर्म में होता है, फिर इसको हम अरेंज करके मेमोरी में स्टोर करते हैं। अरेंज करने से मुराद ये है कि एक प्रॉपर वे में तरीके से स्टोर करते हैं, हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, सही है। कंप्यूटर मेमोरी को आप इस तरह समझ लें कि जैसे एक सिटी है कराची। अब यहाँ पे आपको किसी शख्स को ढूंढना है तो उसको ढूंढने के लिए उसके एड्रेस का पता होना जरूरी है, सही है। अगर एड्रेस नहीं है तो वो फिर आप उसको नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी आपने कोई डेटा अगर स्टोर कर दिया तो उसको स्टोर करने के बाद उसको दोबारा एक्सेस करने के लिए उसके एड्रेस का पता होना जरूरी है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो जनाब उसको डेटा जो भी आप स्टोर करते हैं, जाहिर है एक से ज़्यादा आपके पास डेटा आइटम्स होते हैं, उनको आप स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। अच्छा, जब आप स्टोर कर देते हैं तो उसको दोबारा से एक्सेस करने के लिए, सर्च करने के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरीके से ढूंढेंगे। अच्छा, डेटा आइटम हमारे पास को नए आ गए तो उनको कैसे ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली इस कोर्स के अंदर डिस्कस करनी है। तो देखें हमारी बात क्या हो रही थी, असल चीज़ ये है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए डेटा चाहिए होता है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए फ्रंट एंड क्या बनाएंगे, उसमें कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ये एक अलग कोर्स है। इस कोर्स के अंदर क्या फोकस है, इस कोर्स के अंदर फोकस ये है कि वो जो डेटा स्टोर होगा जिसकी मदद से बाद में इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, तो उस डेटा को मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, क्या क्या तरीके हैं जिनकी मदद से आप डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जो भी मेथड है, जो भी तरीका है ना, वो एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, और काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सही है। तो यानी अगर आप एक डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन आपके सामने नजर आ रही है। तो कह रहे हैं जनाब, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन फाइंड, अपडेट, ऐड एंड डिलीट पोर्शंस ऑफ इट एफिशिएंटली। यानी कि जो डेटा है जिसको हमें मेमोरी में स्टोर करना है, उस डेटा के ऊपर लाजमी तौर पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा क्या हो सकता है, जैसे अगर हम वही टाइमिंग वाले एग्जांपल लें, तो अब ये डेटा अगर हम हर हफ्ते फीड करेंगे कंप्यूटर में, तो हर हफ्ते हमें इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है कभी गलत डेटा एंटर हो जाए तो उसको अपडेट करना होगा या डिलीट करना होगा, सही है। और जब एट द एंड हम इसमें से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होंगे इस डेटा में से, तो जाहिर है उसमें सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो जब ये सारे ऑपरेशन आप उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो उन ऑपरेशंस के परफॉर्म होने की एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो डेटा किस तरह स्टोर हुआ है। समझ में आ रही बात? सही है। तो ये जो एफिशिएंसी होती है ना किसी भी एल्गोरिथम की या किसी भी अप्रोच की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो देखें इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टाइम एफिशिएंसी और एक होती है स्पेस एफिशिएंसी। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ और प्रोग्राम में मैं 5 दफ़ा प्रिंट करवा देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर, तो ये काम मुझे 5 दफ़ा डेटा स्ट्रक्चर प्रिंट करवाना है। ये काम मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, लूप लगा के कर सकता हूँ और बगैर लूप के भी कर सकता हूँ ना भाई। 5 दफ़ा मैं लिख दूँ system.out.println या printf या console.writeline,
सही है ना। 5 लाइनों में मैं लिख देता हूं system.out.println और डेटा स्ट्रक्चर, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 5 दफा प्रिंट कर देगा। अच्छा, अगर मैं फॉर के लूप को चला दूं, एक फॉर इंटीजर इक्वल्स i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और उसके अंदर लिख दूं system.out.println डेटा स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा, वो भी 5 दफा कर देगा। तो 5 दफा इधर भी आउटपुट आएगा, 5 दफा इधर भी आएगा। दोनों में से जल्दी कौन सा प्रोग्राम चलेगा, लूप वाला जल्दी चलेगा। 5 लाइनों वाला देर से चलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन सा होगा, कौन कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। प्रिंटफ वाला। बेटा मेरा सवाल समझ ले, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम में मैंने 5 लाइन्स में लिखा हुआ system.out.println डेटा स्ट्रक्चर, दूसरे प्रोग्राम में फॉर का लूप लगा के वही स्टेटमेंट 5 दफा प्रिंट करवाई है। तो कौन सा प्रोग्राम जल्दी चलेगा, दोनों एक कितना टाइम लेंगे। बेटा एक काम करो, जो लोग कह रहे हैं ना कि 5 लाइनों वाला कोड जल्दी चलेगा या दोनों एक ही टाइम लेंगे, वो एक काम करें, घर जाएं, घर जाके ना इस तरह हाथ यूं करें। ये समझते हैं क्या होता है, इसको कहते हैं चुल्लू। इसमें डालें पानी और उसमें डूब के मर जाए। या एक काम आप और कर सकते हैं, एक पेपर लें ब्लैक इस तरह, उसमें एक सर्किल बनाएं और सर्किल बना के उसमें ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन करके ना उसमें लिखिएगा मेरी दुनिया, और उसको आग लगा। सिंपल सी बात है। फॉर का लूप अगर आप यूज करते हैं, ये बात जहन में रखें, फॉर का लूप जब आप यूज करते हैं तो उसमें 5 दफा तो प्रिंट हो ही रहा है ना, उसके अलावा कंडीशन भी चेक हो रही है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो फॉर का लूप तो ज्यादा टाइम लेता है भाई, फॉर का लूप ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसमें 5 दफा इंक्रीमेंट भी हो रहा है। टाइम लेगा ना इंक्रीमेंट का ऑपरेशन, और उसमें 5 दफा कंडीशन भी चेक हो रही है, तो फॉर का लूप तो ज्यादा टाइम लेगा ना। तो हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए। हाँ, अभी मैंने क्या कहा, अच्छा हाँ आप लगाना, आप तो आग लगाते हैं, मैंने कहा था मेरी दुनिया को आग लगाएं, अपने आप को थोड़ी बोला था मैंने। बात ये है कि जो आप अगर 5 लाइनें अलग अलग लिखेंगे ना, सही है, तो वो फास्ट है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वो आप ही कह सकते हैं कि जो 5 लाइनें मैंने अलग अलग लिखी हैं वो टाइम एफिशिएंट है, लेकिन जो फॉर का लूप है ना वो स्पेस एफिशिएंट है। इसलिए कि अगर कभी बाद में मुझे 5000 दफा डेटा स्ट्रक्चर प्रिंट करवाना होगा तो फिर मुझे फॉर के लूप के बगैर तो 5000 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी, लेकिन फॉर के लूप के साथ सिंपल वहीं जाके मैं i इज लेस देन 5000 कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसमें हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, टाइम एंड स्पेस, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ओवरऑल जिसका स्कोर ज्यादा होता है ना वो चीज पिक की जाती है। हर प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं, हर प्रॉब्लम के, उनमें से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा एफिशिएंट है ये डिसाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से 12 फ्लोर जाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टेयर से चले जाऊं और लिफ्ट से चले जाऊं और एक काम करें, आप ये भी कर सकते हैं कि नीचे छलांग लगाएं, उसके बाद जब रू निकलेगी तो 12 फ्लोर से होती भी जाएगी तो ना 12 फ्लोर से होती भी। दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो आप स्टेयर से चले जाएं या लिफ्ट से चले जाएं, ठीक है ना। अब आप स्टेयर से जा रहे हैं तो उसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, और अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो उसके भी फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हर प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, हर सॉल्यूशन के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हर सॉल्यूशन को उसकी एनालिसिस करते हैं और उसमें से जो सॉल्यूशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। मिसाल के तौर पे इंटर के एग्जाम हुए, अच्छे से हमारे कुछ नंबर आ गए,
अब हमें जो है बचपन से ही हमारा ख्वाब था कंप्यूटर साइंस में बैचलर करने का, यानी पैदा होते ही जो पहला लफ्ज हमारे मुंह से निकला था वही निकला था कंप्यूटर साइंस, है ना। फिर बचपन से हमारा एक ड्रीम था, हम ख्वाबों में सोचते थे कि हमें कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री मिले, और इकरा यूनिवर्सिटी तो हम पैदा होने से पहले ही चाहते थे कि एडमिशन ले लें। ठीक है, अब जब इंटर का एग्जाम हुआ, इंटर का एग्जाम होने के बाद हमारे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म के ग्रेड आए, तो फिर जी कौन सी इस्लामियत की क्लास बेटा, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हर प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, और जो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है ना वो आप यूज करते हैं। तो एफिशिएंसी से मुराद ये है कि ये काम हम एफिशिएंट वे में कब कर सकते हैं, हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारा डेटा प्रॉपर्ली स्टोर होगा। आप भी डीसीसी समझ के बैठे। चलो, तो जनाब ये है डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसमें जो है ये थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जरा आप देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स एन एग्रीमेंट अबाउट हाउ टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी, यानी कि आप मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस तरह स्टोर करेंगे। ये भी एक बहुत अहम मसला है, स्टोर किस तरह करना है, एक साथ मिला के करना है, अलग अलग करना है, रिंग की फॉर्म में करना है, स्टार की फॉर्म में करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। डेटा को तो आप किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। बुक्स को स्टोर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, जैसे लाइब्रेरी में रखी है, सही है। लेकिन अगर आपके पास प्लेट्स हैं जिनको आपको धोना है, प्लेटें धोना आती है ना आप लोगों को, सीख लें। तो प्लेटें अगर आपको धोना है, आपके पास रखी हुई है, तो उनको आप कैसे रखेंगे, शेल्फ में रखेंगे, साइड में रखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे जो हैं वो शर्ट्स हैं या कोट हैं या पैंट्स हैं, कोई भी गारमेंट आइटम है, बहुत सारे हैं, आपकी कोई शॉप है, तो उनको कैसे रखेंगे। बताने का मकसद ये है कि डिफरेंट आइटम्स पे डिपेंड करता है कि उनको मेमोरी में किस तरह स्टोर किया जाएगा, सही है। तो ये एक बहस है, और इसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये वाला डेटा स्ट्रक्चर सबसे सूटेबल है। एक्चुअली हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे और हर एक के बारे में देखेंगे कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, और कौन सा किस सिनेरियो में यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है कि व्हाट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन दैट डेटा। अब जब डेटा स्टोर कर लिया तो उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल्स हैं, तो वह मैंने जमीन पे इसी तरह रखी हुई है, तो अब उनमें से कोई भी बॉल निकालनी मैं सिंपल ऐसे पिक करके निकाल लूंगा। लेकिन अगर वो बॉल्स मैंने कुछ इस तरह रखी हुई है कि वो एक लंबे से थैले में, और उस थैले में एक वक्त में एक बॉल ही डाल सकता हूँ मैं, जैसे कि वो स्नूकर वगैरह में बॉल जाते हैं, तो अब अगर उसमें मैंने बॉल्स रखी हुई है, तो फिर मैं हमेशा जब भी कोई बॉल निकालना चाहता हूँ तो ऊपर से निकाल सकता हूँ और नीचे से नहीं निकाल सकता। समझ में आ रही बात। तो मेमोरी में डेटा जब हम स्टोर करते हैं किसी खास अरेंजमेंट में, तो फिर हमारे लिए उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज है वो भी लिमिटेड हो जाती हैं बेस्ड ऑन दैट अरेंजमेंट, सही है। अच्छा, फिर एक और चीज ये है कि वो जो हम डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर कौन कौन सा एल्गोरिथम्स अप्लाई किए जा सकते हैं, और वो एल्गोरिथम कितने टाइम एंड स्पेस वाइज एफिशिएंट है। ये चार चीजें इस कोर्स के अंदर हमें परफॉर्म करनी है, समझनी है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है, लेकिन वो ऐसा अभी टाइम नहीं है, नीचे एक सेशन चल रहा है उसमें जाना है मुझे, तो इसको बस यहीं तक रखते हैं। मैं आपको एक आउटलाइन दिखा देता हूँ कोर्स की, फिर हम इसको ऑफ करके नेक्स्ट वीक से प्रॉपर्ली शुरू करेंगे। तो अभी तक कोई बात आपके ध्यान में, कोई क्वेश्चन पूछना है?
आउटलाइन में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, ये इसकी आउटलाइन है। देखें, इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट वीक में हमारा टारगेट था इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर को। फिर एरे डेटा स्ट्रक्चर की कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए, फिर पोस्ट फिक्स और इनफिक्स नोटेशन है, प्रायोरिटी क्यूज है, फिर लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। उसमें फिर सिंपल लिंक लिस्ट होती है, डब्ल्यू होती है, सर्कुलर होती है। यहाँ तक आप जिंदा बचे तो उसके बाद फिर आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा। मिड टर्म के एग्जाम के बाद भी आप जिंदा बच गए तो फिर कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें बाइनरी ट्री होती है, बाइनरी सर्च ट्री होती है। फिर ट्री ट्रावर्सल का एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, रिकर्जन के ऊपर डिस्कशन होगी। रेड ब्लैक ट्री होती है, एवेल ट्री होती है, 2 3 4 ट्री होती है, बी ट्री होती है, बी प्लस ट्री होती है। उसके बाद एक और डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस होंगी और एंड में कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर बात होगी, एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा और एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे हैं और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, सही है, और इनको अंडरस्टैंड करना है। ये जो कोर्स है ना, इसमें बेसिकली आपको ये सिखाया जाएगा कि कोडिंग तो आप करते हैं, लेकिन अच्छी कोडिंग कैसे होती है, समझ में आएगा? ठीक है, तो इस कोर्स को करने से आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक आइडिया हो जाएगा, सही है। और इस कोर्स के अंदर जो है वो आपकी फिलहाल की जरूरत है कोडिंग और प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग है और कुछ भी नहीं है, सही है। वो जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, पढ़ी है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जी, मुबारक। तो मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा पढ़ी ना आपने? हाँ, तो जावा के तो चीते हो गए आप लोग। बकरी है। बकरी? भाई देखें, चीते दो तरह के होते हैं। एक चीता होता है जिसमें दुब लगाने की जरूरत होती है, यानी पूरा तैयार होता है, उसको सिंपल एक पुश देना होता है, हल्की सी दुम लगाएं, उसके बाद वो भागना शुरू कर देता है, ठीक है। नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद हमारे जो चीते होते हैं उनमें दुम लगा रहे हैं, उसके बाद वो भागना शुरू कर देते हैं बड़ी स्पीड से और बहुत आगे निकल जाते हैं, टीचर से भी आगे निकल जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे चीते होते हैं, उनमें ना पूरा धड़ लगाने की जरूरत होती है और उनमें सिर्फ दुम होती है। अब आप कौन से चीते हैं मुझे नहीं पता, बहरहाल यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ कि आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पता है, ज्यादा कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स कैसे कॉल होते हैं, बस इससे ज्यादा कोई खास चीज नहीं, ठीक है। तो ये फिर हम नेक्स्ट वीक से एरे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें चीजें देख लेंगे, ठीक है।